और मैं क्लास 8 तक आपके स्कूल में पढ़ रहा हूं और मैंने कभी छुट्टी नहीं की। तो मैंने टोटल आपके स्कूल में वक्त गुजारा है 10,620 आवर्स। अगली बात क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल साल में 180 डेज के लिए होता है और बाकी ये तो ये जो 10,020 आवर्स हैं इसको भी जरा समझ लें। अगर आपके स्कूल की टाइमिंग ये है, प्री नर्सरी से 8 तक आपकी स्टार्टिंग एंडिंग टाइम ये है और इतने आवर्स आप स्कूल में गुजारते हैं, तो अब आप देख लें कि दुनिया के बाकी स्कूलों में टाइम क्या होता है। जब आप इन टाइम को गौर से देखेंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को, तो इनका स्कूल ड्यूरेशन कम और बेश सेम ही मिलेगा। घर चलेंगे, आप स्कूल को समझें। यहां से प्री नर्सरी क्लास में एक बच्चा पूरे साल स्कूल आए तो 660 घंटे स्कूल में गुजारता है। नर्सरी में 660 आवर्स, 780 घंटे केजी में, ग्रेड 1 में 990 और ग्रेड 1, 2, 3, 8 तक। ये टोटल टाइम है जिसमें प्री प्राइमरी में 2100 आवर्स, प्राइमरी में 5190 आवर्स और सेकेंडरी में 3330 आवर्स। ऊपर आ जाए, 3 घंटे 40 मिनट प्री नर्सरी में, 3 घंटे 40 मिनट नर्सरी में, 4 घंटे 20 मिनट केजी में और 5.5 इसमें, और ये इस तरह आप जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है। अब आप इस सारे घंटों को कैलकुलेट कर लें तो ये बनेंगे 10,620 आवर्स। हेलो, ये अलियान और अयान बैठा है। ये 10,060 आवर्स करें क्या? ये 11 साल में जो स्कूल में आप गए हैं ये इसमें है। इसमें से 660 आवर्स जो हैं ये प्री नर्सरी के हैं। अब आगे आ जाए, ये भी पढ़ाने का टाइम नहीं है, इसमें एकेडमिक टाइम जो 10,620 घंटों में से है वो है 6,600 आवर्स। आपके असिस्टेंट में 1,480 आवर्स, ब्रेक टाइम में 1,080 आवर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर में 800 घंटे और असेंबली टाइम में 660 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो एकेडमिक पीरियड है उसके भी 6,600 आवर्स हैं आपके पास। इससे भी अहम बात आगे क्या है, पाकिस्तान में तो 10,660 घंटे, फिनलैंड में उससे भी कम है और जापान में तकरीबन उतने ही जितने पाकिस्तान में। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में टाइम का तो कोई मसला नहीं है, टाइम का मसला तो नहीं है। फिनलैंड पाकिस्तान से कम टाइम में भी स्कूल बुला के दुनिया का बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, हम नहीं दे रहे। अब आ जाए इधर आगे, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो टाइम है 10,620 घंटे, ये उसकी जिंदगी के उन 11 सालों के टोटल वक्त का 11% है। यानी एक बच्चा अगर कभी भी एब्सेंट ना हो तो वो 11 ईयर्स में जितना वक्त स्कूल में गुजारता है वो उसकी जिंदगी का टोटल 11% टाइम है, जिसके लिए पेरेंट्स फीस जमा करा के ये चाहते हैं कि आप उनका मुस्तकबिल सिक्योर करें। अब इसमें पढ़ाने के 11% नहीं है, वो 7-8% है। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी के 11 साल में से स्कूल के एकेडमिक टाइम में 7 से 8% टाइम गुजारा है। इसी में इंग्लिश सीखनी थी, इसी में मैथ सीखनी थी, इसी में सोशल स्टडीज सीखनी थी और इस 11% में ही आपने कैरेक्टर बिल्डिंग भी करनी थी, होलिस्टिक डेवलपमेंट भी करनी थी और सोशल इमोशनल सारा कुछ इस 11% टाइम में होना था। टाइम तो क्लियर हो गया सारा। अब इसी 11% 20,000 पर मंथ फीस वाले स्कूल को भी यही मिलता है और जो 500 रुपए फीस है उसको भी यही मिलता है और बेसिक रिक्वायरमेंट दोनों को पूरी करनी होती है। बेसिक क्या है, 500 रुपए फीस वाले को भी किताब देनी होगी और 20,000 वाले को भी देनी होगी, 500 फीस देने वाले को भी टीचर देने होंगे और 20,000 वाले को भी देने होंगे। 500 देने वाले को भी क्लासरूम मिलेगी और 20,000 वाले को मिलेगी। क्लासरूम के साइज में फर्क हो सकता है, फर्नीचर की क्वालिटी में फर्क हो सकता है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट तो सबको दी जाएगी। तो टाइम सेम है, बेसिक रिक्वायरमेंट सबके पास है। अब जो जितना अच्छा डिलीवर कर देगा बस फिर वही समझ ले अपना काम ठीक कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में एक और ट्रेंड चल रहा है और पढ़े लिखे लोगों में चल रहा है, स्कूल नहीं भेज रहा है। इस्लामाबाद में ये लोग सबसे ज्यादा है।
मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आफाक के रीजनल हेड है यातर पाशा साहब, इसी तरह हमारे इस्लामाबाद के रीजनल हेड हैं जिनके टेरिटरी में इस्लामाबाद और उसके तरफ के और इलाके भी आते हैं। ये खुद MSc केमिस्ट्री हैं, इनकी वाइफ डॉक्टर हैं, इनके वालिद डॉक्टर हैं। इन्होंने पिछले 14 ईयर से, जब से बच्चा स्कूल जाने की पोजीशन में था, आज तक कभी स्कूल नहीं भेजा बच्चे को। और एक नहीं 6 बच्चे हैं, 6 में से किसी को भी नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? कहता है वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने उसे पूछा कि आप आज 12-13 साल के बाद मुतमईन है जो आपने नहीं भेजा वो ठीक किया? कहता बिल्कुल ठीक किया, मेरे बच्चे ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं। मैं आपको हैरान करूं, मैं बताऊं, जिया साहब किस दिन गए थे हम, वो जो बच्ची से मुलाकात हुई थी, इस महीने की 24 तारीख को हम उसी स्कूल में गए जिसका हमने किस्सा सुनाया शुरू में। एक बच्ची ने हमसे सवालात करने शुरू कर दिए, 14 साल उम्र थी। उसने सवालात करते करते हमने कह दिया दुनिया में बेस्ट एजुकेशन चाइना है। उसने कहा चाइना क्यों कहा आपने? अब वो पैरामीटर डिस्कस कर रही है, उसमें तो ये प्रॉब्लम है, उसमें तो ये प्रॉब्लम है, उसमें तो ये प्रॉब्लम है। उसके सवालात नहीं खत्म हुए, फिर वो प्रिंसिपल ऑफिस में हम आ गए, फिर हम डिस्कशन करने लगे। वो फिर उसने डिस्कस करते करते हमने कहा अच्छा एक लफ्ज उर्दू ना बोले, उसको आती नहीं थी। हमने उससे पूछा कि क्या करना चाहती हो आगे? कहते फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी 2 चीजें पढ़ना चाहती हूँ। अब फिलॉसफी में उसने फिलोसफर से नाम गिरवाने शुरू कर दिए, उनके कॉन्सेप्ट गिरवाने शुरू कर दिए। तो जिया साहब से हमने जिया साहब से कुछ आप भी जानते हैं, जानते हैं, तो क्या स्पेलिंग सुना है, इसको शक वो ये कैसे जानते हैं, ताकि पता तो लगे ये उसी को कह रहे हैं किसी और को कह रहे हैं। लेकिन इस बच्ची ने कभी स्कूल में नहीं पढ़ा। ये दुबई के एक बिजनेसमैन की बेटी है, ये स्कूल 1000 फीस वाला स्कूल है जहां ये आती है अपने एक्सपोजर के लिए। लेकिन इसकी मां ब्रिटिशर है, लेकिन इसने कभी स्कूल नहीं पढ़ा। स्कूल ना पढ़ने का मतलब पढ़ना नहीं है, स्कूल ना पढ़ने का मतलब घर में पढ़ा। तो आप 11% टाइम को अगर एक ट्रेन टीचर्स के साथ प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो दुनिया में होम स्कूलिंग की भी पूरी एक कैंपेन चल रही है कि आपके अगर ट्रेन टीचर नहीं है और वो टाइम आप जाकर ठीक इस्तेमाल नहीं हो रहा तो आपको हम होम स्कूलिंग की ट्रेनिंग देते हैं, आप वहां जाके खुद उसको करना पड़ा। तो हमें प्राइवेट स्कूलों को इस 11% टाइम को समझना होगा, कैसे इफेक्टिव बनाना होगा। इधर देखिए 11% टाइम को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको 4801 लर्निंग आउटकम अचीव करने होंगे। ये देख लें, अब आगे आ जाए। एक स्कूल के प्रिंसिपल का काम क्या है? अ प्रिंसिपल इज एक्सपेक्टेड टू अचीव 4801 लर्निंग आउटकम। अगर एक प्रिंसिपल 10,620 आवर्स में 4,801 लर्निंग आउटकम को टारगेट नहीं बनाती और इसका 60, 70, 80% जो भी है अचीव नहीं करते या उसका डाटा नहीं लेते तो उनकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है। वो अगर इससे बाद ये तवक्को रखते हैं कि मैथमेटिक्स ठीक हो जाएगी, साइंस ठीक हो जाएगी, लैंग्वेज ठीक नहीं हो सकती। ये जो मैंने शुरू में स्टैंडर्ड कहा था ना कि आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर और वेस्ट में की स्टैंडर्ड तय कर लें, ये स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तय किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ने दुनिया भर की स्टडी के बाद, ये मैंने नंबर बताए, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नंबर नहीं जानती, लेकिन जो उन्होंने लिखे हैं उसको काउंट करके बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी सारे सब्जेक्ट में प्री नर्सरी से 8 तक जो कुछ आप पढ़ाएंगे उसको पढ़ाने के जो लर्निंग आउटकम में जो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट थी, लर्निंग आउटकम, लर्निंग एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज, ऐसे लर्निंग आउटकम की तादाद 4801 है और इसके लिए टाइम 10,620 आवर्स है। तो गोया आपकी नई जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि 10,620 आवर्स में 4,801 लर्निंग आउटकम अचीव होने चाहिए। तो फिर तो आप अपनी जॉब ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, वरना ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप इसका 30% अचीव करें, लेकिन ये डाटा देना पड़ेगा कि इतने टाइम में कितने गोल अचीव किए। ये रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अफ्रीका के स्कूल को भी कह रहा है और अमेरिका को भी कह रहा है टारगेट खुद तय कर लो। पाकिस्तान ने 4,801 तय कर लिए, आप 6,000 तय कर लें, आप 3,000 तय कर लें, लेकिन लर्निंग आउटकम तो तय करना पड़ेगा, लेसन प्लान उसमें बनाना पड़ेगा, असेसमेंट उसका करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे
तो स्कूल ठीक नहीं होगा। अब आगे आए, इसका ब्रेकअप देखें। ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, इसमें सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप है। इंग्लिश में 89, ज्योग्राफी में 93, हिस्ट्री में 38, फिर ये कंप्यूटर साइंस में, उर्दू में, ये सब्जेक्ट वाइज इसका ब्रेकअप है। इस 89 लर्निंग आउटकम के अंदर आ गया है, इसके लिए किताबें लिखी गई हैं। अब इसको देखें, मजीद ब्रेकअप। अगर आपके स्कूल में प्री प्राइमरी क्लास भी है तो इन 4801 में से 448 प्री प्राइमरी के अंदर है, 2295 प्राइमरी के अंदर है, और सेकेंडरी क्लासेस में आपके हैं 2058। तो तीनों को टोटल करने हैं तो ये बनते हैं 4801 टोटल लर्निंग आउटकम। अब प्री प्राइमरी की कोऑर्डिनेटर की क्या जिम्मेदारी है? अपने इन टारगेट्स पे फोकस करें। प्राइमरी के कोऑर्डिनेटर की क्या जिम्मेदारी है? 2295 पे फोकस करें। सेकेंडरी की क्या जिम्मेदारी है? 2058 को फोकस करें। आगे चलें, इसका मजीद ब्रेकअप देखें। 448 टारगेट जो आपके प्री प्राइमरी के हैं, उसमें से प्री नर्सरी के 73 हैं। ये वो स्टैंडर्ड है जो पूरे पाकिस्तान के लोग अगर अचीव करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टैंडर्ड को अचीव कर लेंगे। और ये समझ लें, अगर आपने ये अचीव कर लिया तो आप कराची के नंबर 1 स्कूल होंगे। नर्सरी में 124 और केजी में 251। अब अगर आप कहें मैथमेटिक्स में केजी में कितने हैं, इंग्लिश में, तो ये इसका ब्रेकअप लिखा है। इंग्लिश 43, उर्दू 42, मैथ 29, विजुअल आर्ट 18 और जनरल नॉलेज 119। ये इसका पूरा और ब्रेकअप है। और देखें, ये प्राइमरी है, तो जरा गौर से देखें। और प्राइमरी में 2295 गोल है। ग्रेड 5 पे आ जाए, ग्रेड 5 में टोटल 552 है। ये देख लें, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा के जो कुछ बच्चे ने सीखना है उसके लिए 552 लर्निंग आउटकम लिखे हुए। इस 552 लर्निंग आउटकम में से इंग्लिश में 133 है। इसको मजीद देखें, ये सेकेंडरी क्लास है। अब इधर देखें, हम अब ग्रेड 5 पे जरा फोकस हो जाते हैं। अब ग्रेड 5 पे अगर हम फोकस हो जाएं तो 552 लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए कितने सब्जेक्ट्स हैं? सब्जेक्ट्स कितने? 6। ऊंची आवाज में बताएं। 6। पेजेस कितने हैं? चैप्टर कितने हैं? आसान हो रही है। 4801 में से 552 गोल हैं क्लास 5 के। इनमें से 6 सब्जेक्ट के अंदर सन सीरीज में 92 चैप्टर्स हैं। और 92 चैप्टर्स में 1016 पेजेस हैं। इन पेजेस को पढ़ाने के लिए आपके पास टोटल स्कूल में पीरियड 1350 है, उसमें से एकेडमिक पीरियड आपके 960 है। इन 960 पीरियड के अंदर टोटल 900 घंटे हैं। गोया 900 घंटे में प्रिंसिपल को चेक करना है कि 552 लर्निंग आउटकम अचीव हुए कि नहीं। जब इस तरह आप हर ग्रेड के ऊपर पैरा देंगे तो जाके 10,620 घंटे ठीक होंगे और 4,801 गोल अचीव होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 900 घंटे में 960 पीरियड के अंदर 6 सब्जेक्ट की मदद से 92 चैप्टर्स को पढ़ा के टोटल 552 लर्निंग आउटकम अचीव कर रहे हैं। और आगे कैसे अचीव कर रहे हैं, इसके लिए 5 क्वेश्चंस हैं। जी, पहला सवाल क्या है? पहले सवाल क्या है? ये 5 क्वेश्चन हैं जो आप टारगेट को जब अचीव करना चाहेंगे तो अपने आप से 5 सवाल करेंगे और आप देखेंगे कि किसी भी टारगेट को अचीव करते वक्त आपको इन 5 सवालों के जवाब आते हैं कि नहीं। अगर ये जवाब आते हैं तो फ्यूचर में जो भी ट्रेंड चेंज होगा आप उसके हिसाब से जो भी हदफ रखेंगे वो अचीव होने की पोजीशन में होगा। पहला सवाल क्या है? वेयर आर वी? ऊंची आवाज में बताएं। हम कहाँ खड़े हैं? दूसरा सवाल क्या है? कहाँ जाना चाहते हैं? गोल क्या? और तीसरा सवाल क्या है? कैसे वहाँ जाएंगे? कैसे जाएंगे? फोर्थ कौन क्या और फिफ्थ? कितने लोग हैं जो इस कासाब्लांका हॉल में पहली बार आए और वो लोकेशन, मैप की लोकेशन देकर आए? जब आपने मैप से पूछा,
उसे ऐप से पूछा कि मुझे यहाँ आना है, तो उसने क्या सवाल किया आपसे? पहले क्या जाना उसने? आप कहाँ चल रहे? फिर उसने क्या पूछा आपसे? कहाँ जाना? आपने लिख दिया। फिर क्या किया उसने? फिर उसने बताया कि वहां कैसे जाएंगे, रास्ता और टाइम दोनों बताया। आपने उस पर अमल किया और आप यहां पहुंच गए। अब अगर आप स्कूल में कहां खड़े हैं ये नहीं मालूम, तो कहां जाना चाहते हैं ये टारगेट ठीक नहीं होगा। और उसके बाद वहां कैसे जाएंगे ये स्ट्रेटेजी है। कौन क्या करेगा ये आगे हम डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट। और हाउ वी गेट मॉनिटरिंग, क्या हम काम कैसे कर रहे हैं, कहां खड़े थे, क्या हदफ तय किया था, हिकमत अमली क्या बनाई थी, लोगों को जिम्मेदारियां क्या दी थी, और मॉनिटर करके देखें कि काम हो कैसे रहा है। ये सवाल इसी सीक्वेंस में होंगे और इसको करने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए होंगे। वो क्या है? पहला सवाल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इस चैप्टर में मिलेगा। इसको ऐसे समझें। पहले सवाल के लिए आपको अपनी एक्सटर्नल इंटरनल स्कूल की असेसमेंट करनी होगी। दूसरे सवाल के लिए आपको एसएलओस को समझना होगा। तीसरे सवाल के लिए आपको स्ट्रेटजीज और करिकुलम मैनेजमेंट को समझना होगा। और चौथे सवाल के लिए आपको वर्क प्लान रिकॉर्ड, लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट और एक कंटीजेंसी प्लान है ये समझना होगा। और पांचवें सवाल के लिए आपको मॉनिटरिंग के टूल समझने होंगे। पहला सवाल आपको प्लानिंग की एक बेस देगा, दूसरा सवाल आपको रिजल्ट बताएगा, तीसरा आपको हाउ का जवाब देगा, चौथा आपको इंप्लीमेंटेशन बताएगा और पांचवा उसको रिव्यू करेगा। अब अगर मैं अपने आप से सवाल करें स्टाफ के साथ आज हम कहां खड़े हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सॉर्ट कैसे करना होगा? आपको अपने स्कूल की स्ट्रेंथ को समझना होगा, एस, अपने स्कूल की वीकनेस को समझना होगा, डब्ल्यू, अपने स्कूल के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है उसको समझना होगा, ओ, और अपने स्कूल के लिए जो थ्रेट है उसको समझना होगा। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल असेसमेंट। और आप अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को जानते हैं, इसको कहते हैं एक्सटर्नल असेसमेंट। नोकिया के साथ क्या हुआ था? क्या नहीं जानते थे वो? नोकिया को पहले सवाल का जवाब नहीं आता था, वो कहां खड़े। उन्हें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का ठीक से अंदाजा नहीं था कि हार्डवेयर तो उनकी स्ट्रेंथ है लेकिन सॉफ्टवेयर उनकी वीकनेस है। अब जब आप सॉर्ट करते हैं तो आप टीचर का सॉर्ट कर लें, आप करिकुलम का सॉर्ट कर लें, आप बिल्डिंग का सॉर्ट कर लें। मतलब आपके टीचर आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस जो आप स्कूल बनाना चाहते हैं, आपकी बिल्डिंग आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस, आपका निसाब करिकुलम आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस, आपका असेसमेंट का निजाम आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस। तो स्कूल के जितने कंपोनेंट्स हैं उसका एनालिसिस करके बताएं वो आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस। जो पॉलिसीज चेंज हो रही है, जो दुनिया में चेंज आ रहा है, उसके लिए थ्रेट क्या क्या है और उस थ्रेट में मैं अपनी स्ट्रेंथ को कैसे इस्तेमाल करूं तो वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने स्ट्रेंथ की मदद से अपॉर्चुनिटी को हासिल करना है और वीकनेस को दूर करके थ्रेट को खत्म करना है। जब तक मैं स्कूल के सारे पार्ट्स का एनालिसिस नहीं करूंगा, और एनालिसिस के लिए सॉर्ट करना होगा, ये टूल है SWOT। इसके बाद ये मुमकिन है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये 9 काम हो गए। सॉर्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव तय करें, फिर क्या करें? माइलस्टोन बनाएं, फिर क्या करें? प्लानिंग चार्ट बनाएं, फिर क्या करें? लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट बनाएं, फिर क्या करें? वर्क प्लान रिकॉर्ड, कंटीजेंसी प्लान, प्रोग्रेस रिपोर्ट, डेविएशन रिपोर्ट। ये 9 टूल हैं, इसमें 5 सवाल के जवाब है और पूरी क्वालिटी मैनेजमेंट भी इसमें शामिल है। 5 सवाल के जवाब देने आते हो या ये 9 टूल इस्तेमाल करने आते हो, तो आप समझ लें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सारा अप्लाई हो रहा है। अब आगे देखिए कैसे। मसलन प्रिंसिपल का गोल यह है कि 4801 लर्निंग आउटकम अचीव हो, ये टारगेट है, इसको कहते हैं क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। इधर देखें ग्रेड 5 का, ये ग्रेड 5 का बता रहा हूं, पूरे स्कूल का आप लिखेंगे तो 4801 बनेगा। क्लास 5 में क्या है? 552 SLOs, 6 किताबें, 960 लेसन
करके गोल अचीव करें जिसके लिए ये रिसोर्सेज चाहिए। ये ग्रेड 5 का है। आप जब इसको लिखेंगे पूरे प्री नर्सरी से 8 तक का, तो आप कहेंगे 10,620 आवर्स है और 4,800 वर्क लर्निंग आउटकम है। तो यहां मैंने आपको क्या बताया, 552 एसएलओ अचीव करने, 6 टेक्स्ट बुक्स हैं, 960 लेसन प्लान है, उसको माइलस्टोन में ब्रेक कर दें। माइलस्टोन क्या है? 6 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। आप कहते हैं टर्म 1 के यूनिट 1 में हम 90 गोल अचीव करेंगे, टर्म 1 के यूनिट 2 में हम 95 गोल अचीव करेंगे, टर्म 2 के यूनिट 1 में 89 गोल अचीव करेंगे, टर्म 2 के यूनिट 2 में 92 करेंगे। तो आपने इसके टारगेट बना के आगे प्लान डेट और एक्चुअल डेट लिख दिया। तो आपने क्या किया, एक बड़े गोल को 6 पीसेस में ब्रेक कर दिया। इसको कहते हैं माइलस्टोन। फिर क्या किया? फिर इसके बाद एक अगला स्टेप है, उसको कहते हैं प्लानिंग चार्ट। उसको समझते हैं प्लानिंग चार्ट क्या है। प्लानिंग चार्ट ये है कि पहला माइलस्टोन अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरगर्मियां क्या होंगी, एक्टिविटीज क्या होंगी, और उन एक्टिविटीज को कब स्टार्ट करना होगा, कब एंड करना होगा। जब आपको एक्टिविटीज लिख देंगे तो एक बनेगा लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट। वो देखें, लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट में यहां एक्टिविटीज लिखी हुई है, करिकुलम डेवलप करना है, लेसन प्लानिंग करनी है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन है, स्टूडेंट की असेसमेंट करनी है, क्लासरूम मैनेजमेंट करनी है, आईटी रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है। ये सारी अगर एक्टिविटीज हैं तो किस एक्टिविटी में किसका क्या रोल है, ARCI, इसको कहते हैं RACI। आर क्या है? रिस्पॉन्सिबल। ए क्या है? अकाउंटेबल। सी क्या है? कंसर्न। और आई क्या है? इन्फॉर्म। अब स्कूल में अगर ये काम हो रहा है तो एक काम का ए कौन है? अकाउंटेबल, करिकुलम डेवलपमेंट का ए कौन है? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटेबल। रिस्पॉन्सिबल कौन है? टीचर, ग्रेड 5 टीचर। दूसरे केस में देखिए आप, कंसल्ट किससे करना है और इन्फॉर्म किसको करना है। मसलन अभी ये प्रोग्राम खत्म होगा, फिर ये इन्होंने लंच का बंदोबस्त किया हुआ है। इस लंच का जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर ये लंच सही तरीके से डिलीवर नहीं हुआ तो हम किसको पकड़ें? नाम बताएं, आप हाथ को ना पकड़े, नाम बताएं। इंतखाब को पकड़ें। इंतखाब क्या है? रिस्पॉन्सिबल। खाने में अगर नमक ज्यादा हो गया तो कौन जिम्मेदार है? क्यों? खाना इन्होंने बनाया, बावर्ची जिम्मेदार है। ये क्यों जिम्मेदार है? ये अकाउंटेबल है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनके जेरे निगरानी बन रहा है, इनकी लापरवाही हो सकती है, इन्होंने चेक नहीं किया हो सकता है, बनाया इन्होंने नहीं है। लिहाजा जो कुक है वो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल ये है। अब खाने के टेस्ट के लिए कहा गया था कि आसिफ साहब से कंसल्ट करना है, वो किया नहीं तो टेस्ट खराब हो गया, लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं हुआ। ये एक्सपर्ट थे, इनसे कंसल्ट करना था। और इस पूरे ऑपरेशन को मैं देख रहा हूं, मुझे इन्फॉर्म करना था। मुझे क्या इन्फॉर्म करना था कि इसमें जितने काम दिए गए हैं ये सारे काम हो रहे हैं, और हर टास्क में कौन रिस्पॉन्सिबल है मुझे पता होना चाहिए था, कौन अकाउंटेबल है ये भी पता होना चाहिए, और मुझे हर टास्क का स्टेटस पता चलते रहना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, अगर किसी काम में स्कूल में लिखा हुआ है, मसलन मैं पाकिस्तान का डेटा देता हूं, पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल के 50% स्कूल ऐसे हैं जिनके बच्चे स्कूल में लफ्ज टीचर नहीं पढ़ सकते। ये 2 सिलेबल वर्ड है, ये नहीं पढ़ सकते। पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल के 50% बच्चे 2 डिजिट के जो नंबर हैं उसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? 24 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। करिकुलम क्या कहता है? क्लास 5 के बच्चे को 5 डिजिट के डिवीजन आने चाहिए। ये क्लास 2 का टारगेट है। 5 डिजिट का मतलब है कि मैं 24,000 लिख के दूं तो वो भी 2 से डिवाइड करना आना चाहिए, लेकिन आता उसको 24 भी नहीं है। कितने बच्चों को? 50% पाकिस्तानी प्राइवेट स्कूल से बच्चों को। और लफ्ज टीचर की रेडी नहीं कर सकते। अब मैं कहूं कि जिम्मेदार कौन है? मैथमेटिक्स में बच्चे 2 डिजिट के डिवीजन नहीं कर सकते, कौन जिम्मेदार है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? टीचर, प्रिंसिपल। क्यों? प्रिंसिपल ने पढ़ाया था, टीचर। अकाउंटेबल कौन है? प्रिंसिपल। तो सारी प्रॉब्लम में किसको पकड़ना चाहिए?
अकाउंटेबल जाके प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल को पकड़े। लेकिन कौन है स्कूल में जहां क्वालिटी एजुकेशन के बारे में जो कुछ डिसीजन लिया गया सारी क्लैरिटी है चार्ट में कि कौन किसका रिस्पॉन्सिबल है, कौन किस में अकाउंटेबल है, सब एक में नहीं है। और कौन किससे कंसल्ट करना जरूरी था, अगर आफाक से कंसल्ट करना जरूरी है, और किसको इन्फॉर्म करना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन लाइन आपकी ठीक नहीं है। इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट अगला टूल ये देखें, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, अकाउंटेबल का क्या मतलब है, कंसल्ट का क्या मतलब है, और इन्फॉर्म का क्या मतलब है। अगले टूल पे आ जाए। जब आपने टारगेट लिख के माइलस्टोन बना दिया, प्लानिंग चार्ट में आपने एक्टिविटीज लिख दी, तो लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट में आपने बताया किस एक्टिविटी को किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है, कौन अकाउंटेबल होगा, कौन कंसल्ट होगा और किसको इन्फॉर्म करेंगे। इसके बाद है डेविएशन प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट यह है कि जो टास्क दिया गया था वो टास्क का ड्यूरेशन क्या था, उसका शेड्यूल डेट क्या था, शेड्यूल टाइम क्या था और उसका स्टेटस क्या है। तो इसकी मॉनिटरिंग शुरू करनी होगी कि आया जो तय हुआ था उसके मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं। अगर मॉनिटरिंग करते वक्त पता चल रहा है कि कुछ काम गलत हुए तो एक रिपोर्ट बनेगी, इसको कहते हैं डेविएशन रिपोर्ट। डेविएशन रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट बताएगी आपको क्या चीज नहीं हो सकी, रीजन क्या था, उसके असरात क्या पड़ेंगे और वो कब तक कंप्लीट हो सकता है और उसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी। ये कागज के 7-8 टुकड़े हैं जो आपको किसी ग्रेड के बारे में लिखें, किसी सब्जेक्ट के बारे में लिखें, पूरे स्कूल के बारे में लिखें। अगर ये 7 टूल आपके पास 9 टूल हैं तो आप हदफ भी लिख लेते हैं, हदफ को ब्रेक भी करते हैं, उनमें से एक हदफ उठाते हैं 6 में से, उसकी एक्टिविटीज लिखते हैं, उसके डेट लिखते हैं। उन एक्टिविटीज के ऊपर आप लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट बनाते हैं और लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट बनाने के बाद आप प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके डेविएशन रिपोर्ट बनाते हैं। तो आपका टारगेट की सरगर्मी, हिकमत अमली कैसे करना है और हिकमत अमली के बाद किसने क्या करना है और वैसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन सारे सवालों के जवाब सॉर्ट के बाद ऑब्जेक्टिव लिखने में, ऑब्जेक्टिव के बाद माइलस्टोन बना के प्लानिंग चार्ट बनाने में, उसके बाद लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट बना के प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने में, और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने के बाद डेविएशन रिपोर्ट बना लें। तो आप इस बात की गारंटी दें कि आप स्कूल में जिस गोल को भी अचीव करना चाहते हैं, आपके पास ये जो 8-9 टूल हैं ये हैं, तो फिर उसके नतीजे में इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि आपका स्कूल उस टारगेट को आज नहीं तो कल अचीव जरूर कर लेगा। नहीं करेगा तो करिकुलम में गैप है पता चल जाएगा, टीचर्स में गैप है पता चल जाएगा, लर्निंग रिसोर्स में कोई गैप है पता चल जाएगा। लेकिन जब तक टारगेट नहीं तय होगा, टारगेट को ब्रेक नहीं किया जाएगा, एक एक टारगेट को लेकर उसकी सरगर्मी नहीं लिखी जाएगी, हर सरगर्मी के अंदर जिम्मेदारियों का तयन नहीं होगा, जिम्मेदारियों के तयन के बाद उसके मुताबिक अमल हुआ या नहीं हुआ उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं ली जाएगी, जिन चीजों पर अमल नहीं हुआ उसकी डेविएशन रिपोर्ट नहीं ली जाएगी, तो फिर हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि इस स्कूल में हो क्या रहा है। आपकी फीस का प्रॉब्लम है, आप टारगेट लिख दें, आपके एडमिशन का प्रॉब्लम है, आप टारगेट लिख दें, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रॉब्लम है, आप टारगेट लिख दें। जब टारगेट लिखेंगे तो टारगेट ब्रेक करेंगे, टारगेट ब्रेक करेंगे तो फिर उस टारगेट को हासिल करने की सरगर्मियां लिखेंगे, सरगर्मियां लिखेंगे तो जिम्मेदारियों का तयन करेंगे, जिम्मेदारियों का तयन करेंगे तो फिर उस पर अमल करने के नतीजे में प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे और कुछ गलत होगा तो डेविएशन रिपोर्ट बनाएंगे। तो अगर आप डेविएशन रिपोर्ट भी बना रहे हैं, ठीक बना रहे हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बना रहे हैं, वो भी ठीक बना रहे हैं, और साथ में आप लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट भी ठीक बना रहे हैं, प्लानिंग चार्ट भी ठीक बना रहे हैं, माइलस्टोन भी ठीक बना है, टारगेट भी ठीक लिखा गया है, सॉर्ट भी हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। ये 5 सवाल के जवाब इंटरनेशनल एजुकेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड उसकी एप्लीकेशन में भी मददगार है। ये 5 सवाल के जवाब के ये टूल हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, ये आपको कहां खड़े हैं, कहां जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे, कौन क्या करेगा, काम ऐसे हो रहा है कि नहीं, ये 5 सवाल मौजूद हैं। हालात चेंज होते रहेंगे, ट्रेंड चेंज होते रहेंगे, ट्रेंड पे नजर होनी चाहिए, वो ट्रेंड बनते रहेंगे। जैसे ही आप देखेंगे एजुकेशन में क्या चेंज आ रहा है और उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, वीकनेस को सामने रखते टारगेट तय करें। टारगेट को तय कर लिया फौरन ब्रेक कर दें, ब्रेक कर दिया एक एक पार्ट्स को पकड़ते जाएं और उसकी सरगर्मियां लिखते जाएं, हर पार्ट की सरगर्मियां लिख लेंगे, जिस पार्ट की सरगर्मी लिखे उसको छोड़े ना, स्टार्टिंग एंडिंग डेट लिखकर फौरन जिम्मेदारियों का तयन करें, जिम्मेदारियों का तयन कर दिया फौरन प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना शुरू कर दें, प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे तो क्या जो चीज नहीं होगी डेविएशन रिपोर्ट लेंगे, तो फिर वो प्रोजेक्ट हाथ से निकलेगा नहीं।
उसको पकड़ने का सारा बंदोबस्त मौजूद होगा। तो मैं अगले 2 मिनट में इसको क्लोज करता हूं और फिर जिया साहब आके मजीद डिटेल बता देंगे। अगर हम इस तरीके से काम कर रहे हैं तो हमें क्या पता होगा? हमें पता होगा ये एक लेसन प्लान है। किस सब्जेक्ट का? सब्जेक्ट क्या है? English. Sound. ग्रेड कौन सा है? One. टर्म कौन सा है? First. यूनिट कौन सा है? First. ऊंची आवाज में। First. वीक कौन सा है? वीक 4 का डे कौन सा है? और डे 2 का पीरियड कौन सा है? उस पीरियड का टाइम कौन सा है? डेट लिखी हुई है। और डेट के बाद आप अगले स्टेप पे आ जाए, टाइम लिखा हुआ है। यह प्लान सुबह 8:30 से 9:10 पर इंप्लीमेंट होगा। ये इंग्लिश ग्रेड 1 के, टर्म 1 के, यूनिट 1 के, वीक 4 के, डे 2 में होगा और उसके पहले पीरियड में होगा और इस डेट पर होगा और इस टाइम पर होगा। इसमें लिखा होगा कि आज जो 40 मिनट क्लासरूम में गुजर रहे हैं उसमें अचीव क्या करना है, लर्निंग आउटकम। उसको अचीव करने के लिए किताब का कंटेंट कौन सा यूज करना है, उसको अचीव करने के लिए किस मेथड से पढ़ाना है और उसको अचीव करने के बाद उसकी असेसमेंट करनी है। तो वो जो आईएसओ की क्लॉज थी 8.3.4.3 उसके मुताबिक अगर आपको सारे सवाल पता है इस तारीख के इस पीरियड में क्या गोल अचीव कर रही है टीचर, कंटेंट किताब का कौन सा यूज हो रहा है, एक्टिविटीज या मेथोडोलॉजीज क्या इस्तेमाल हो रही है, रिसोर्सेज उसके लिए अवेलेबल हैं और असेसमेंट से उसका लिंक है कि नहीं। अगर आपके मैं पूरे साल के किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी पीरियड के बारे में हमारे स्कूल के तमाम टीचर्स और कोऑर्डिनेटर इस सवाल का जवाब जानते हैं तो फिर तो ये सिस्टम सारा ऑर्गेनाइज है। अब सिर्फ ये देखना है कि पेपर पे जो कुछ लिखा है वो इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इंप्लीमेंट हो रहा है तो लीनियर रिस्पांसिबिलिटी चार्ट बनाना पड़ेगा, जिम्मेदारियों को तयन करना पड़ेगा। लीनियर रिस्पांसिबिलिटी चार्ट के बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगेंगे तो इंप्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। और अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट में रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही तो डेविएशन रिपोर्ट में असरात डिस्कस करने पड़ेंगे। तो आपको यह पता है कि हदफ तय करने के बाद अगर आपने प्लानिंग चार्ट और लीनियर रिस्पांसिबिलिटी चार्ट नहीं बनाया और उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं मांगी तो प्लान तो बन जाएगा लेकिन इंप्लीमेंट कभी भी नहीं होगा। तो पहले तो प्लान को कितने माइक्रो लेवल पे बनाना जरूरी है। ये एक मिसाल देख लें। इसके नतीजे में जो कल्चर बनेगा स्कूल में वो क्या बनेगा? आप कहेंगे प्रिंसिपल को 4801 गोल अचीव करने, ग्रेड 5 में 52 करने, ग्रेड 5 के सब्जेक्ट वाइज देंगे तो इंग्लिश में 133 करने। इंग्लिश के 133 के लिए आफाक ने सन सीरीज में 15 चैप्टर लिखे। चैप्टर 1 में 17 लर्निंग आउटकम है इस 133 में से, ये 133 है इस 552 में से। और उसके बाद क्या है? इस चैप्टर 1 के अंदर टोटल 12 पेजेस हैं। इस 12 पेजेस को पढ़ाने के लिए ये 13 लेसन प्लान है और इस लेसन प्लान में पढ़ाते वक्त लेसन प्लान नंबर 2 जब पढ़ाया जा रहा होगा तो किताब का पेज नंबर 3 खुलेगा और जब किताब का पेज नंबर 3 खुलेगा तो उसके लेसन प्लान में लिखा होगा टी कहां साइलेंट है और जी कहां साइलेंट है और इसमें लिखा होगा कि इस कंटेंट को पढ़ा के ये सिखाना है, इस लेसन प्लान की मदद से सिखाना है और 40 मिनट के बाद असेसमेंट करनी है कि टी कहां साइलेंट है और जी कहां साइलेंट है ये पता नहीं। अगर आपने 4801 लर्निंग आउटकम का एक लर्निंग आउटकम का इसी तरह से पैरा दिया कि कौन सा लर्निंग आउटकम कौन से ग्रेड में कौन से दिन में कहां अचीव हो रहा है, कैसे अचीव हो रहा है और असेसमेंट हो रहा है कि नहीं, अगर इतने माइक्रो लेवल पर आप प्लान करके इसको कर रहे हैं तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह स्कूल अभी चल रहा है और इसमें क्या फर्क होगा। अब आप देखें इसको, आप अगर विजुअल में देखें स्कूल के अंदर 9270 करीब पीरियड होते हैं। 960 पीरियड आपके ग्रेड 5 में, उसमें से इंग्लिश में 210 पीरियड है और चैप्टर 1 को पढ़ाने के लिए पूरी डिटेल है कि आपके पास क्या क्या कितने हैं। तो ये सारी चीजें पता हो। और अब आप मैथमेटिक्स में आ जाए। मैथमेटिक्स में 73 लर्निंग आउटकम है। इसके लिए किताब के 9 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 में 12 ऑब्जेक्टिव हैं। इस ऑब्जेक्टिव के लिए 30 पेजेस लिखे गए हैं। इस 30 पेजेस को पढ़ाने के लिए ये लेसन प्लान बनाए गए हैं। तो किस पेज पे कौन सा लेसन प्लान अप्लाई होगा ये देखें। अब इधर देखें
ये मैथमेटिक्स में अगर आप पढ़ा रहे हैं कि राइट नंबर अप टू 1 मिलियन, तो इसको पढ़ाने के लिए किताब के पेज नंबर 2 को आपने इस्तेमाल करना है, इस लेसन प्लान की मदद से इस्तेमाल करना है, इस असेसमेंट शीट की मदद से आपने इसका असेसमेंट करना है, तब जाके ये लर्निंग आउटकम अचीव होगा जो लर्निंग आउटकम नंबर है 2381। तो 4801 लर्निंग आउटकम में अगर मैं सीरियल नंबर डालूं तो इस लर्निंग आउटकम का नंबर है 2381, और ये अगर अचीव करना है तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है, इसका पेज ये है जिसको पढ़ाना है, इसका लेसन प्लान ये है और इसकी असेसमेंट शीट ये है इस गोल को अचीव करने के। नेक्स्ट अगर आप देखें इसको साइंस, यदि 552 में से साइंस पर आ जाए तो 80 ऑब्जेक्टिव है, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस के चैप्टर्स हैं, लाइफ साइंस से फिर इतने चैप्टर्स हैं। इस पर अब आप आ जाए डिटेल में तो फिर ये लाइफ साइंस यूनिट 3 में जो पढ़ाई जा रही है इसके लिए बुक के 17 पेजेस हैं, 17 पेजेस को पढ़ाने के लिए ये लेसन प्लान है, और इस तरह जाके साइंस के एक एक टॉपिक को चेक किया जा सकता है। सोशल स्टडीज पर आ जाए, सोशल स्टडीज के अंदर 56 लर्निंग आउटकम है, ज्योग्राफिया के अंदर 15 लर्निंग आउटकम है, ज्योग्राफिया के 15 लर्निंग आउटकम में से 5 लर्निंग आउटकम आपके ग्लोब और मैथ के ऊपर है। इसके लिए इस लेसन 1 के लिए 11 पेजेस लिखे गए, और इस 11 पेजेस के बाद इधर देखें, ये जो मैंने कहा था लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, अर्धोबलत क्या है, दोनों बलत क्या है, टाइम जोन क्या है, और इसकी मदद से मैथ को कैसे समझेंगे, इस लर्निंग आउटकम को अचीव करना है। तो 552 लर्निंग आउटकम में से जो सोशल स्टडीज के 56 लर्निंग आउटकम है उसमें से 15 ज्योग्राफिया के लर्निंग आउटकम है, उसमें जो लेसन 1 के 11 पेजेस हैं, इस पेज को पढ़ाते हुए लेसन प्लान नंबर 3 और लेसन प्लान नंबर 4 पे फोकस करेंगे। तो यहां जाके आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए जब मैप इस्तेमाल करेंगे, ग्लोब इस्तेमाल करेंगे, लेसन प्लान को ठीक से इस्तेमाल करेंगे, असेसमेंट ठीक से करेंगे, तो वो मैप जो हमें आज तक कभी नहीं आया वो बच्चे को ग्रेड 5 में वो मैप की सारी डिटेल समझ में आ जाएगी। आपने रीडिंग ठीक करनी है, राइटिंग ठीक करनी है, अलजेब्रा ठीक करनी है, ज्योमेट्री ठीक करनी है, हिस्ट्री ठीक करनी है, ज्योग्राफी ठीक करनी है, जिसको भी ठीक करना है आपको पता हो कि 4801 लर्निंग आउटकम में से कितने लर्निंग आउटकम इस सब्जेक्ट पे लिखे गए, इस लर्निंग आउटकम को जो लिखा गया है इससे किस ग्रेड में कितने लिखे गए, और उस ग्रेड में जो लिखा गया है उस ग्रेड के उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को किस टर्म के, किस यूनिट के, किस वीक के, कौन से डे के, कौन से पीरियड में अचीव करना है, और जब हम ये अचीव कर लेंगे तो कितने मजीद लर्निंग आउटकम रह जाएंगे अचीव करने के लिए। तो अगर आपने ग्रेड वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारे कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लिया होगा, हर लर्निंग आउटकम के लिए आपके पास लेसन प्लान मौजूद होंगे। तो मैं सिर्फ आखिर में एक न्यूज दे देता हूं आपको। न्यूज प्री नर्सरी से क्लास 8 तक 10,620 घंटे के अंदर 4,801 लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए जितने लेसन प्लान बनाने थे, उस लेसन प्लान में जितने लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखने थे, उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितनी एक्टिविटीज बनानी थी, उन एक्टिविटीज के असेसमेंट के लिए जितने असेसमेंट टूल बनाने थे, ये सब का सब कुछ आपके पास बना हुआ रखा है, आपके पास है, सिर्फ पता नहीं है। तो ना आपने इसको ब्रेक करना था, ये टर्म में भी ब्रेक हुआ है, ये यूनिट में भी ब्रेक हुआ है, ये वीक में भी ब्रेक हुआ है, ये सारे लर्निंग आउटकम मौजूद हैं। इन्हीं लर्निंग आउटकम पर किताब बनी है, इन्हीं लर्निंग आउटकम पे ऑथर ने लेसन प्लान बनाए हैं, उसी लेसन प्लान में एक्टिविटीज लिखी हुई हैं, उसी के ऊपर असेसमेंट मौजूद है। अगर इनमें से कोई भी प्लान ना करना पड़े और वो बने बने प्लान को उठा के इंप्लीमेंट कर दें इन 9 टूल को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें आपके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव से लेकर माइलस्टोन तक, माइलस्टोन से लेकर प्लानिंग चार्ट तक, प्लानिंग चार्ट से लेकर आपका लीनियर रिस्पांसिबिलिटी चार्ट तक, और उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट और डेविएशन रिपोर्ट वगैरह अप्लाई कर दें, तो ये सारे प्लान पर अमल करने के नतीजे में मैथमेटिक्स के इश्यूज खत्म, लैंग्वेज के इश्यूज खत्म, साइंस के इश्यूज खत्म, सोशल स्टडीज के इश्यूज खत्म, और स्कूल की सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज हो जाएगी, कोऑर्डिनेटेड हो जाएगी। इसी को मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और इसके नतीजे में न सब्जेक्ट के टारगेट, फ्यूचर के ट्रेंड के हिसाब से आप जाएं, आप ब्लेंडेड लर्निंग पे जाएंगे तो भी आप कर लेंगे, ऑनलाइन पे जाएंगे तो भी कर लेंगे, फ्लिप क्लासरूम में जाएंगे तो भी कर लेंगे। ट्रेंड जो भी आएगा मैनेज ऐसे ही होगा जो तरीका अभी आपको बताया गया। ये था हमारा टॉपिक, फ्यूचर ट्रेंड इन एजुकेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट।